नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी हिमाचल। हिमाचल के खूबसूरत रंगों से रूबरू कराते कार्यक्रम नमस्ते हिमाचल में मैं डिम्पल शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूं। हिमाचल प्रसिद्ध है अपने प्राकृतिक सौंदर्य के लिए, अपने ऊंचे पहाड़ों, कलकल बहती नदियों, घने जंगलों के लिए। वहीं ये जाना जाता है अपने लोक साहित्य, लोक कलाओं, लोक नृत्य, लोक गीतों के लिए। और इन लोक कलाओं को सहेजने का कार्य करते हैं हमारे लोक कलाकार। आज कार्यक्रम में हम एक ऐसे ही लोक कलाकार से आपको रूबरू कराने वाले हैं। कार्यक्रम में हम मुलाकात करेंगे एक प्रसिद्ध लोक गायक को, जिनका जीवन जो है वो संगीत है। संगीत के लिए उन्होंने अपना जीवन समर्पित कर रखा है और अपने देश प्रदेश की लोक संस्कृति को आगे बढ़ाना यही उनके जीवन का लक्ष्य है। तो आइए मुलाकात करते हैं आज के हमारे मेहमान से। कार्यक्रम में आज हमारे साथ है डोनी चौहान जी। डोनी जी, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार मैम, आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू। डोनी जी, जिस तरह से आप जो है हमारी संस्कृति, हमारे लोक साहित्य को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं, तो सुबह का समय है और अगर शुरुआत भगवान के नाम और आपकी एक सुरीली आवाज़ के साथ हो जाए तो आज का दिन मुझे लगता है सभी का बन जाएगा। तो चाहेंगे कि आपकी आवाज़ के साथ भगवान का नाम हम सुने, कोई भजन आप हमें सुनाए। थानो रे हनोळे देवा मासुए जाए बाशिको बोठाप वासी चालदा चारोए बाए थानो रे हनोळे देवा मासुए जाए बाशिको बोठाप वासी चालदा चारोए बाए। जी, बहुत ही खूबसूरत जो है आपने महासू देवता का नाम जो है, हमारे देव का नाम, सुबह सुबह जो है शुरुआत बहुत ही एक अच्छी। तो थोड़ा सा आप इसे और अगर हमें हमारे लिए गुनगुना। ओ बाशिको बोठाप वासी करोले बोठे ओ बेराजो तेरा तो होला छत्रधारी चालदाई राजो बाशिको बोठाप वासी करोले। ये जो भजन है उत्तराखंड में आपने ये फिल्माया है, इसके बारे में डोनी जी ज़रूर जानना चाहेंगे कि हिमाचल से उत्तराखंड की तरफ कैसे जाना हुआ और कैसे आपके मन में विचार आया कि ये जो इष्ट देव हैं इनका एक भजन आप जो गाएं। वैसे मैम अगर बात करें तो काफ़ी ज़्यादा हिमाचली लोक गीत मैंने गाए हैं, जिसमें काफ़ी सारे देवी देवताओं के गाने भी गाए हैं मैंने। तो उसमें
मासू महाराज का आशीर्वाद ही समझे, क्योंकि मासू महाराज का एक बहुत बड़ा साम्राज्य है। जी। ये अपने आप में मासू महाराज बड़े दूर तक जाना जाता है, हमारे हिमाचल प्रदेश में भी इनकी काफ़ी ज़्यादा मान्यता है। तो मैं तो अपने आप को सौभाग्यशाली मानूंगा कि मुझे मासू महाराज का आशीर्वाद मिला है गाने के रूप में। तो विजय सिंह ससोदिया जी है हमारे रोडू क्षेत्र के रहने वाले, उनका मासू महाराज को मानते हैं। तो उन्होंने इस गाने के लिए मुझे बुलाया था कि भाई हमें ऐसा ऐसा मासू महाराज का गाना करना है। तो बस यही हमारा था कि भाई चलो, कि आशीर्वाद रहा मुझे तो। जी, और मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा लोगों द्वारा सराहा जा रहा है। एक तो ईश्वर का नाम लेने का मौका मिला, और साथ ही साथ जो है हम कह सकते हैं दूसरी जगह का, दूसरे राज्य का जो है संस्कृति, वहाँ के कल्चर को जानने का आपको मौका मिला। बिल्कुल मैम, हम उत्तराखंड में जैसे शोज़ वगैरह करते रहते हैं, तो वहाँ पे जितने लोग हमारे ऑडियंस थे, उनके अलावा जो लोग जानते भी नहीं थे, तो मासू महाराज की कृपा इतनी है कि भाई हमें पूरा उत्तराखंड आज जानता है। जी, तो डोनी जी, आपके इस संगीत के सफ़र को शुरुआत से जानना चाहेंगे, और जानना चाहेंगे कि आपका बचपन कहाँ बीता, किस तरह से आपके जीवन में जो ये संगीत का अंकुर है इसने जन्म लिया। मैं डिस्ट्रिक्ट शिमला के ही, मतलब ननकी क्षेत्र का एक छोटा सा गांव पड़ता है हमारा दरोटी, वहाँ का रहने वाला हूँ। तो स्कूल में जब होते थे, जब बचपन से मुझे वैसे शौक़ रहा है, तो स्कूल में छोटे छोटे कार्यक्रम होते थे, बाल सभाएं वगैरह होती थी, तो उसमें गाया करता था थोड़ा थोड़ा। तो टीचरों के द्वारा बहुत सपोर्ट किया जाता था कि भाई आपको उठो, आप गाइए। मुझे शौक़ था हमेशा आगे निकलने का, कि भाई मैं आगे रहूँ। स्कूल में मैं मॉनिटर रहा, क्लास मॉनिटर रहा, स्कूल लीडर रहा। तो उसी बीच में मेरा ऐसा रहता था कि भाई लोग मुझे जाने यार, लोग मुझे जाने। तो उसमें मैं फिर शौक़ था गाने का। फिर पहले थोड़ा थोड़ा शर्म आती थी, लेकिन जब एक दो बार गाया टीचरों ने, तो फिर बार बार मुझे बुलाया जाता था। तो कैसे ये सफ़र और आगे बढ़ा कर जब आप हायर एजुकेशन के लिए शिमला आए, शिमला से आपने जो है संजौली कॉलेज से अपनी आगे की पढ़ाई की, तो कैसे एक मौका मिला आपको जो है वो सिंगिंग की तरफ को टर्न करने का? अगर कॉलेज टाइम की बात करें, तो जब कॉलेज में थे, तो उस टाइम भी कॉलेज के शुरुआती दिनों में राजनीति से जुड़ गए, क्योंकि वही बात कि भाई हमें आगे रहने का शौक़ था। तो कॉलेज में देखा कि भाई कॉलेज में कुछ एक ही स्टूडेंट्स होते थे जो अलग से होते थे, वो राजनीति में जुड़े थे। मुझे लगा कि राजनीति को टर्न मार लेता हूँ थोड़ा। तो राजनीति में करते करते जब हमारे कॉलेज में भी बीच में कुछ एक गाने वगैरह गाया करते थे, पर इतना ज़्यादा कोई रुचि नहीं थी। लेकिन जब हमारा कंप्लीट हुआ, जब कॉलेज कंप्लीट हुआ, तो उसके बाद में राजनीति से तो छूट गया जी। फिर मैंने बागवानी देखना शुरू किया, अपना बाग बगीचे वगैरह देखना शुरू किया। तो मुझे लगा कि भाई मैं गा लेता हूँ थोड़ा बहुत। तो मुझे लगता कि भाई मुझे कुछ गाना चाहिए। कॉलेज के दिनों में मेरे मित्र होते थे अतुल राष्ट्रा जी, उन्होंने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया। उन्होंने मुझे कहा कि आप अच्छा गा लेते हैं, आपको एल्बम करनी चाहिए। तो वही दिमाग में बात चल रही थी मेरे। तो मैंने फिर एक गाना किया जी। तो उस गाने में थोड़ा सा फिर धीरे धीरे क्रेज़ बढ़ता रहा और आज इस मुकाम पे है कि भाई कुछ गा पा रहे हैं। बहुत ज़्यादा आपको सराहा जा रहा है, और मुझे लगता है युवाओं के बीच में तो जो है आपकी पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा आपको पसंद किया जाता है। और आपका जो एक गाना था छौजू दाइये, मुझे लगता है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ, और मुझे लगता है आपको बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन भी उस गाने ने दिया होगा आगे बढ़ने का। बिल्कुल, छौजू दाइये एक पारंपरिक गीत है। ये गाना मैं 2 बार गा चुका हूँ। पहले हमारे म्यूज़िक डायरेक्टर है, हमारे गुरु है सुरेंद्र नेगी जी, उन्होंने ये गाना बनाया था। तो इसमें बिल्कुल टिपिकल वाला जो पुराने वाला छौजू दाइये था, उसके लिरिक्स थे इसमें, बहुत अच्छा उन्होंने बनाया था। तो काफ़ी वायरल रहा उस टाइम भी। लेकिन जब मैंने शिफ्ट किया म्यूज़िक को, मतलब राजीव नेगी जी है हमारे गुरु तुल्य भाई, तो उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया है हमें लाइफ में आगे, मतलब प्रेरित किया है एक तरह से कि भाई नहीं आपको गाना चाहिए। उस टाइम भी ऐसा दौर आता था कि भाई नहीं गाना है, अब हो गया है कि भाई और भी काम रहते हैं। तो उन्होंने बोला कि आप अच्छा गाते हैं यार, कहते आप करिए, कहते जो आपने पहले गाना गाया हम उसी पे बात करेंगे कि उसी को बनाएंगे जी। तो जब उन्होंने वो गाना बनाया, हरि किशन भाई जी जिन्होंने वो गाना लिखा, कॉम्पोजिशन वही थी, उसके शब्द बदल दिए, तो वो इतना ज़्यादा हिट हुआ कि भाई मैं डॉनी से डॉनी चौहान बन गया। तो उसकी 2 लाइन्स मैं आपके लिए ज़रूर गाऊंगा। ज़रूर। ओ परले जंगले हल्दी मेरी एचीलो लोगुरी होली वठणो हो दूर दबे छजू दाइये देखनी मिलो, सच्ची बोलू छजू दाइये देखनी मिलो, दूर दबे छजू दाइये देखनी मिलो, सच्ची बोलू छजू दाइये देखनी मिलो, दूर दबे छजू
ছজুদায়ে মাটিয়ে নিল সত্যি বলু ছজুদায়ে মাটিয়ে নিল দেখি দেশ ছজুদায়ে মাটিয়ে নিল সত্যি বলু ছজুদায়ে মাটিয়ে নিল দেখি দেশ ছজুদায়ে মাটিয়ে নিল সত্যি বলু ছজুদায়ে মাটিয়ে নিল দেখি দেশ ছজুদায়ে মাটিয়ে নিল সত্যি বলু ছজুদায়ে মাটিয়ে बहुत ही खूबसूरत ये गाना था। इस गाने के बाद कैसे आपकी जो हम कह सकते हैं जो सिंगिंग की वो पटरी थी, जो रेलगाड़ी थी, वो और ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ गई? बिल्कुल, इस गाने ने बहुत ही नाम मान सम्मान, जैसे कि मैंने आपको बताया मैं डॉनी से डॉनी चौहान बन गया, लोगों का प्यार काफ़ी मिलता रहा। तो फिर धीरे धीरे मुझे लगा कि नहीं शायद मैं गा पाऊँगा, मुझे गाना चाहिए। फिर लोगों का, सबका, यार दोस्तों का, सबका सपोर्ट मिला। तो फिर बस मैं आगे करता रहा और आज काफ़ी 50 से 60 गाने मैं इंडस्ट्री को दे चुका हूँ अपने। जी, और आपका ये जो सफ़र है ये आगे बढ़ता ही जा रहा है। बिल्कुल। ऐसे में अगर हम फैमिली की बात करें, परिवार की बात करें, तो जैसे आपने स्टार्टिंग में ही बताया कि एक बहुत ही ब्राइट स्टूडेंट थे आप, क्लास के मॉनिटर रहते थे, तो बहुत सारी उम्मीदें होती हैं परिवार वालों को कि बच्चे ये करेंगे, किसी फील्ड में आगे जाएंगे। मुझे लगता है संगीत और उसकी तरफ इतना ध्यान नहीं रहता है पेरेंट्स का कि बच्चे जो हैं वो कला के क्षेत्र में कहीं जाएंगे। तो ऐसे में आपके परिवार को क्या उम्मीदें थी आपसे और किस तरह का सपोर्ट उन्हें आपको मिला आने वाले समय में इस राह में आगे बढ़ने के लिए? अगर परिवार के सपोर्ट की बात करें तो मैं अगर अपनी बात कहूँ तो मेरे लिए माता पिता से ऊपर भगवान भी नहीं है शायद। तो माता पिता का इतना ज़्यादा सपोर्ट रहा है शुरू से ही। हर माता पिता चाहते हैं कि भाई उनके बच्चे अच्छे जॉब में हो, कहीं अच्छा कुछ करे। तो उनका हमेशा से उनका भी ऐसा था कि ये जॉब करेगा, इसकी तैयारियां करवाओ भाई, चलो पढ़ाई में जैसा कर रहा है चलो जो भी है, कि भाई उनको लगता था कि भी जॉब करेगा कहीं जाएगा। लेकिन बीच में जब मेरी रुचि म्यूज़िक की ओर बढ़ी, तो जब मैंने घर वालों से शेयर किया कि भाई मुझे नहीं करना है कुछ, मुझे लगता है कि भाई मैं इस साइड को टर्न हो जाता हूँ, तो मुझे गाना चाहिए। तो घर वालों का पापा ने कहा मुझसे कि भाई अगर तेरे को अच्छा लगता है, तेरे को इसमें भविष्य भी दिख रहा है अगर, तो भाई कर ले, कहते हम तेरे साथ है। तो मम्मी ने भी यही कहा, तो भाई है हमारे, उन्होंने सब ने बोला कि भाई जैसा आपको अच्छा लगता है आप करिए, हम आपके साथ खड़े हैं। कहते आपने पीछे नहीं हटना, कहते जो भी काम करोगे तो शिद्दत से कीजिए आप, कहते हम पूरा सपोर्ट हमारा। तो माता पिता का मैं तो कहता हूँ कि बहुत सपोर्ट रहा है मुझे जो भी काम मैंने किया आज तक। जी, तो आप मानते हैं कि जब भी कोई नया काम शुरू किया जाए, कोई अपनी कोई नई राह चुनता है, तो परिवार का सहयोग उसके लिए बहुत ज़रूरी है? बिल्कुल बहुत ज़रूरी है। मैं अगर कहूँ कि माता पिता का अगर शायद सपोर्ट नहीं होता, अगर एक भी चीज़ वो ऐसे कहते हैं कि भाई नहीं ये रहने दो, शायद उसी टाइम, क्योंकि माता पिता की बात तो कोई भी शायद नहीं काटता है, तो हमें करना पड़ता है, मजबूरन करना, कोई प्रेशर में करता है। लेकिन मैंने एक बार ये जिक्र किया कि मुझे ऐसा करना है, तो उन्होंने बोला कि अगर आपको पता है, अगर आपको समझ आ रही है कि इस चीज़ में आपका भविष्य दिख रहा है तो आप करिए। उनका फुल सपोर्ट रहा है मुझे मैम। जी, और आज जब वो आपको इतना पॉपुलर होते हुए देखते हैं और लोग जब आपको सराह रहे हैं, इस तरह का आपके प्रति लोगों का देखते हैं कि लोग कितना पसंद आपको करें, तो उन्हें कैसा महसूस होता है, कैसे शेयर करते हैं वो अपनी फीलिंग्स आपके साथ? आज कभी भी जैसे होते हैं, कहीं पार्टी फंक्शन में जाते हैं, अटेंड करते हैं, उधर गांव में कहीं भी, कभी बसेज में सफ़र करे तो हमारे गाने हर जगह बजते रहते हैं। तो वो कहीं भी गाना बजेगा तो मम्मी का तो फ़ोन आता है कि भाई तेरा गाना बज रहा है बेटा वाला, कहते हैं बड़ा खुशी हो रही है। मैं बोला मम्मी बस चला है, मैं लगी है, बोला कहते और मेहनत कीजिए। उनका तो हमेशा सपोर्ट रहता है कि और मेहनत कीजिए और भी नाम कमाइए, जब आपने फील्ड चुन लिया है तो आपको और आगे जाना चाहिए। हम तो कहते
धन्य हो गए इन चीज़ों से। जी, तो बहुत ही एक अच्छी सी फीलिंग आती है जब पेरेंट्स इस तरह से खुश होते हैं, माता पिता जो इस तरह का आशीर्वाद देते हैं, खुशी उनके अंदर से निकल के आती है, उन्हें लगता है कि उनके बच्चे जो हैं वो प्रोग्रेस कर रहे हैं लाइफ में, तो वो खुशी मुझे लगता है वो सारी चीज़ों से बढ़कर बिल्कुल, है। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। तो डोनी जी, कोई ऐसा सॉन्ग जो आप स्पेशली अपने पेरेंट्स के लिए अभी सुनाना चाहें, हमें मौका मिलेगा आपकी आवाज़ सुनने का, और मुझे लगता है आपके पेरेंट्स वो गाना सुनकर बहुत खुश होंगे। बिल्कुल मैम। वो कुछ भी नहीं देखा तीने, डूबानी जो प्यारो दा, जितने दा ज़्यादा मजा ओ सो यार हारो दा। कुछ भी नहीं देखा तीने, डूबानी जो प्यारो दा, जितने दा ज़्यादा मजा आसा यार हरोदा। बहुत ही खूबसूरत, और मुझे लगता है कि जब आपके पेरेंट्स ये सुनेंगे तो उन्हें बहुत ज़्यादा खुशी होगी। जी मैं अपनी बात करूं तो इस लाइन को गाने का मेरा मकसद ये था कि काफ़ी साल मैंने स्ट्रगल किया, काफ़ी साल बैक टू बैक, इतने ज़्यादा वायरल नहीं हुए थे गाने, लेकिन शौक बढ़ गया था। तो घर वालों का इतना सपोर्ट रहा कि जब मैं बार बार मतलब गाने बैक टू बैक फ्लॉप होते रहे, बैक टू बैक फ्लॉप होते रहे, तो उन्होंने सपोर्ट किया कि भाई जब चुन लिया आप करिए। तो मैं जीत के चक्कर में मैं हार ज़्यादा देखी है मैंने। तो उस चीज़ का जब एकदम से गाना कोई वायरल हुआ, हिट हुआ, तो तब वो मतलब आपको पता इमोशनल हो जाता है आदमी। तो मतलब मैं बिल्कुल ऐसा हो गया था कि चलो भगवान की रहमत से थोड़ा बहुत जो भी हुआ, तो उसमें माता पिता का ये श्रेय है कि जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम हो जाता है, नहीं तो हमें कुछ और देखना पड़ता है और चुननी पड़ते हैं फील्ड। तो माता पिता के लिए जी, तो उनके लिए आपने स्पेशली डेडिकेट किया ये सॉन्ग उस समय को याद करके। वो जो समय था डोनी जी, जैसे आपने कहा कि निराशा जो है वो बार बार हाथ लग रही थी और आप एक तरह से बहुत डिप्रेस फील कर रहे थे, और मुझे लगता है कि हर व्यक्ति के जीवन में ऐसा समय आता है। हम कोई भी कार्य करते हैं, चाहे वो कला के क्षेत्र से हो या किसी अन्य क्षेत्र में आप कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसे टाइम में रहता है कि निराशा भी हाथ लगती है। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे आप अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे कि किस तरह से उस निराशा वाले समय में भी एक पॉजिटिव एटीट्यूड बना के रखें, आगे बढ़ने के लिए हमेशा प्रयासरत रहें? बिल्कुल मैम, निराशा में ही आशा छिपा है। तो मतलब इंसान को कभी भी आशा नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि जब कर रहे हैं इंसान, मैं अपनी बात करूं तो मैं 50 से 60 गाने अपनी इंडस्ट्री को दे चुका हूं, जिसमें से सिर्फ 8 से 10 गाने मेरे हिट है। इतना ज़्यादा हिट नहीं हुए, क्योंकि उस शुरुआती दौर की बात करें तो सिर्फ शौकिया किया था। उस टाइम धीरे धीरे लगा कि नहीं मुझे करना चाहिए, लेकिन जो भी प्रयास की उसमें उतनी सफलता नहीं मिली, विफल ही रहा हूँ ज़्यादा। तो मुझे लगता है कि भाई इंसान फिर ऐसे हो जाता है परेशान कि भाई अब क्या करूँ। तो अगर इंसान या तो फिर चेंज कर लेगा, कुछ सोचेगा कि भाई ऐसा नहीं हो रहा, मुझे लगता है कि भाई आपको बने रहना चाहिए, आपको निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। तो जितना आप प्रयास करेंगे, कोशिश बोलते हैं ना, मेहनत करने वाले की हार नहीं होती, तो वही बात है। तो आज मुकाम है, भगवान की दया है, सभी लोगों का प्यार है जो आज हमें इस मुकाम तक लाए। तो मैं चाहता हूं कि भाई जितने भी हमसे जुड़े हैं, जो लोग हमें फॉलो करते हैं या सुनते हैं, या कोई लोग स्ट्रेस रहते हैं कि भाई ऐसा नहीं हो रहा है, वक्त सबका आता है। मेहनत आप अगर निरंतर करते रहेंगे तो आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। जी, बात की जाए आपके जीवन में उन इंस्पिरेशनल लोगों की जिन्होंने हमेशा आपको आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट किया, आपके पेरेंट्स, बहुत सारे आपके फ्रेंड्स, और कुछ खास लोग आपके जीवन में रहे होंगे जिन्होंने हमेशा आपको प्रोत्साहित किया कि आप आगे बढ़ें, तो वो कौन कौन है और किस प्रकार से उन्होंने जीवन में हमेशा आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया? अगर शुरुआती दौर की बात करें, जब कॉलेज टाइम से ही ज़्यादा तो प्रेरित हुए, जिसमें सपोर्ट रहा है मेरे कज़न ब्रदर है मनीष चौहान जी, उनका बड़ा योगदान रहा है। तरुण कुकरेजा जी, अतुल राष्ट्रा जी, AC भारद्वाज जी, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम है आज हमारे म्यूज़िक इंडस्ट्री में। और भी काफ़ी सारे लोग हैं, हनी नेगी जी हो गए, संतोष तोषी जी है, ये सब लोग बहुत ही इनका सपोर्ट रहा है मुझे। जैसे मैं इंडस्ट्री में आया तो शुरुआती दौर में मैं कुलदीप शर्मा जी से, विकी चौहान जी से मिलना हुआ, तो उन्होंने कहा कि आप अच्छा कर रहे हैं। तो मैंने कहा कि भाई मैंने 8 से 10 गाने गा लिए, लेकिन मुझे कुछ नहीं, मैं तो शौकिया गा रहा था, मैं बोला मुझे नहीं करना। तो उन्होंने कहा कि आप अच्छा गाते हैं, कि आप हार मान रहे हैं। मैं बोला हार तो नहीं मान रहा हूँ,
तो उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया, तो इन लोगों का मेरी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है जी। तो हम कह सकते हैं कि जो गायक थे, आपके साथ के जो गायक थे, कभी भी कंपटीशन वाली भावना उन्होंने आपके साथ नहीं दिखाई? नहीं। एक जो छोटे भाई को जिस तरह से प्रेरित किया जाता है या अपने जो साथ में काम करने वाले लोग हैं उन्हें प्रेरित किया जाता है आगे बढ़ने के लिए, तो आपको ऐसा ही माहौल मिलता रहा? बिल्कुल और आप बिल्कुल, आगे बढ़ते गए? बिल्कुल मैम। तो कुछ पंक्तियाँ, कुछ संगीत जो है उन लोगों के लिए भी हम ज़रूर आपसे सुनना चाहेंगे, कुछ आप उनके लिए ज़रूर सुनाएं, ऐसे इंस्पिरेशनल लोगों के लिए। इंस्पिरेशनल लोगों की अगर मैं बात करूं तो हमारे सीनियर आर्टिस्ट है केओराम बास्टा जी, उनको मैं बचपन से बहुत सुनता हूं जी। तो बचपन से ही सुना है, क्योंकि जब तक हम बड़े हुए 8-10 साल के होते तब से उनके काफ़ी इंडस्ट्री में काफ़ी गाने हिट गाने रहे हैं उनके, तो मैं उन्हीं का एक गाना सुनाऊंगा आपके, जिससे मैं खुद भी इंस्पायर्ड हुआ हूँ और काफ़ी लोग उनके फैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है उनके। तो केओराम बास्टा जी का एक गाना, ओ हेट ता मेरे आ हिमाचला हेट मेरे आदेशा रे, मेरे आदेशा हिमाचला हेट मेरे आदेशा रे, बोलो मारे ताजानी बेगोर मेटेलाई, खेचो दे कुलो रे, खेचो दे कुलो हिमाचला लाई, खेचो दे कुलो रे। एक गाना है इनका जो मैं बड़ा पसंद किया, जिसको गाने को मतलब लेके मैं अपने गाने भी मैंने कंपोज किए, फिर जो लिखे वो गाने की 2 लाइनें आपके। तांदो मिलने रा टाइम हारिए तेरी से लिए दिता, वो लुकिया जोले बे छुपिए बठने, हेरे देखो तेरा पिता चिशोरे भने आएले, बाटो दाने रोमा ओ चिशोरे भने आएले, बाटो दाने रोमा। बहुत ही खूबसूरत जोनी जी। और मुझे लगता है जो हमारे जो सीनियर लोक कलाकार हैं उनसे आपको भी काफ़ी कुछ सीखने का मौका मिलता होगा, जिस तरह से आम जो लोग हैं पुराने गानों को बहुत याद करते हैं, और जैसे आपने अभी अपने जिन्हें आप बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, जिन्हें आपने फॉलो किया है बचपन से, ऐसे कलाकारों के गाने आपको सुनना पसंद है, उन्हें कंपोज करने का, अपने गायन के द्वारा उन्हें प्रदर्शित करने का बहुत ज़्यादा आपको अच्छा लगता है, तो ऐसे लोग कैसे आपके जीवन में आपको सीखने की प्रेरणा देते हैं? अगर मैं बात करूं वही बात कि बास्टा जी हो गए, कुलदीप शर्मा जी, विक्की चौहान जी, बड़े बड़े नाम और भी हिमाचल में, जो इन लोगों को सुन सुन के हम आगे बढ़े हैं, इनको ही सुन के हमने गाना शुरू किया। तो इन लोगों ने जब मेरा मिलना हुआ, इन्होंने इन लोगों का बहुत सहयोग रहा है, इन्होंने हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया है। नहीं तो कई बार ऐसा रहता है कि कंपटीशन की भावना से लोग बोलते हैं कि नहीं ये ऐसा है वैसा है, लेकिन नहीं, इन लोगों का बहुत सहयोग रहा है, इनसे प्रेरणा ही मिली और इन्होंने हमें हमेशा प्रेरित किया आगे बढ़ने के लिए। हमें बोला कि आप गाना गाइए, कभी गाना कोई इवन लिखते हम उसमें कोई कमियां होती हैं तो ये लोग बताते हैं कि किस तरह इसे पूरा कीजिए और आप आगे बढ़ते रहिए। जी, तो एक बहुत ही ज़्यादा आपको सीखने का मौका मिलता है इन लोगों से। बिल्कुल। डोनी जी, आपका एक बहुत ही प्रसिद्ध गाना जो था ओ गाजिया मामा, ये बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ और आपने अभी इसका सीक्वल भी निकाला है, इसके बारे में आपसे जानेंगे, लेकिन पहले हम चाहेंगे कि हम ये गाना अपने दर्शकों को दिखाएं और हम इस गाने का आनंद लें।
डोनी जी, बहुत ही खूबसूरत ये गाना था और मुझे लगता है ये आपका सीक्वल है, जो गाजिया मामा का आपने सीक्वल बनाया है। लेकिन हम आपके जो पहला जो आपका सॉन्ग था इसका, उसके बारे में जानना चाहेंगे, उसके पीछे की जो स्टोरी है कि किस तरह से वो गाना इतना पॉपुलर हुआ और कैसे आपके मन में इस गाने को जो है गाने का ख्याल आया। जो भी इसके पीछे की वो रहस्य है वो हम ज़रूर जानना चाहेंगे। गाजिया मामा की अगर मैं बात करूं तो ये गाना रोडू के हमारे एक सिंगर है सुनील शर्मा जी, उन्होंने ये गाना लिखा है, उन्होंने ये गाना गाया भी था। लेकिन हमारे गुरुतुल्य भाई राजीव नेगी जी जब उन्होंने ये गाना सुना तो उन्होंने देखा कि ये गाना उतना ज़्यादा यूट्यूब पे नहीं था और लोगों ने भी नहीं सुना था, तो उन्होंने कहा कि ये गाना बहुत अच्छा है। तो इस गाने को हम कहते रिक्रिएट कर सकते हैं, लेकिन अगर उनसे बात हो जिन्होंने ये लिखा है तो फिर मैंने उन्हें कॉल किया, सुनील शर्मा जी को, तो उन्होंने कहा कि भाई हमारा तो सुना ही किसी ने इस गाने में, इतनी तो कोई बात भी नहीं, आपको क्या दिखा इसमें कि अगर आपको दिख रहा है तो आप गा लीजिए, अगर आपको लगता है कि अच्छा है। मैं आज हम प्रयास करेंगे, अगर हम इसे निभा पाए तो हम ज़रूर इसे बनाएं कि आपको कोई आपत्ति हो। कहते ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, आप हमारे छोटे भाई है, आप गाइए इसे, आपको हमारा आशीर्वाद आपके साथ है। तो राजीव नेगी जी ने जब इसका म्यूज़िक किया, जब हमने इसे गाया तो म्यूज़िक से इसमें 4 चांद लग गए। लेकिन जब इसका फिल्मांकन हुआ तो जो फिल्मांकन किया अरुण जी हमारे मित्र, तो उन्होंने, वो डायरेक्टर बहुत अच्छे हैं, उन्होंने स्टोरी बनाई, इसकी स्टोरी, इवन गाना इतना ज़्यादा पॉपुलर होने के साथ साथ गाने से ज़्यादा इसकी स्टोरी बनाई उन्होंने। इसमें गाजी मामा नामक एक व्यक्ति होता है, उसने 2 शादियां की है, वो किन्नौर से की थी कि भाई गाजी मामे आनी नेगड़ो दो ने गानी, उसने किन्नौर से शादी की थी। तो उस शादी का वो पूरा विवरण आगे किया, स्टोरी दिखाई है। दिखाते दिखाते लोगों का इतना ज़्यादा क्रेज बढ़ गया कि भाई स्टोरी आधे में ख़त्म हुई थी, क्योंकि उसको एक गाने में कंप्लीट करना तो मुश्किल हो गया था हमारे लिए, क्योंकि 5 मिनट का गाना, इसमें क्या क्या तो दिखाते हम। तो फिर इसका वहाँ पे रह गया अधूरा। तो लोगों के कमेंट्स शुरू आने हो गए कि भाई इसमें सेकंड पार्ट कब आएगा, इसका सेकंड पार्ट कब आएगा। तो सबको ऐसे उम्मीद थी, हमारा कोई ऐसा नहीं था कि हमने इसका सेकंड बनाना है जो भी अभी सुना है। लेकिन जब इतने ज़्यादा कमेंट्स आने शुरू हो गए तो वही नेगी जी उन्होंने कहा कि भाई इतने कमेंट्स आ गए भाई, दर्शकों को हमें दूसरा पार्ट भी इसका देना पड़ेगा। तो जहाँ पे स्टोरी ख़त्म हुई है कि वहाँ से आगे कंटिन्यू करनी है। तो हमने ये स्टोरी कंटिन्यू की और इसको भी काफ़ी प्यार मिल रहा है, लोगों का बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है। तो हम चाहते हैं कि जैसा प्यार हमें मिल रहा है आगे भी मिलता रहे जी। तो इस तरह से आपको एक इंस्पिरेशन मिल गई लोगों के माध्यम से कि आप इस गाने को जो है इसका सीक्वल भी तैयार करें। बिल्कुल। और आपका पूरा एक्सपीरियंस कैसा था इस गाने के शूट के टाइम में, जब आपको पता था कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है ये गाना, और जब तो आपने इसका सीक्वल बनाया तो मुझे लगता है उम्मीदें और ज़्यादा बढ़ी हुई थी। तो ऐसे में वो पूरा का पूरा किस तरह का एक्सपीरियंस था आपका? इस गाने का जब शुरुआत की बात करें तो मुझे भी कोई इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था इस गाने में। कह रहा था नेगी जी मुझे तो पसंद नहीं आ रहा गाना, कहते आपको क्या पता है गाने का, कहते मैं बनाऊंगा। तो उन्होंने जब ये बनाया तो इसके गाना ये अभी अगर मैं हाल ही में बात करूं तो ये शायद 35 लाख से ऊपर लोगों ने इसे देखा है यूट्यूब के माध्यम से। तो बाकी सोशल मीडिया पे और साइट्स पे बहुत ज़्यादा ये वायरल हुआ है। तो मैं अपनी बात करूं तो मेरा पसंदीदा गाना आज भी सौजुदाई है, जिसे इतना प्यार मिला है। पहला गाना, क्योंकि जब पहला गाना आपका हिट होता तो आपका फेवरेट तो हमेशा वही रहता है। लेकिन ये गाना बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, ये गाना बहुत पूरे हिमाचल उत्तराखंड में सुनते हैं। हम शोज़ के लिए जाते हैं, वहाँ पे काफ़ी डिमांड आती है इस गाने की। तो इस गाने ने बहुत कुछ दिया है मुझे, मैं अपनी बात करूँ तो। जिस तरह से डोनी जी आज के टाइम में हम देखते हैं कि सोशल मीडिया एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म बन गया है कलाकारों के लिए, चाहे वो उभरते कलाकार हैं या फिर हमारे जो पुराने कलाकार हैं, उन्हें फिर से मौका देता है एक बार फिर से आगे आने का, जो वो खोया हुआ उनका समय है उसे वापस लाने का। तो आप इसे कैसे देखते हैं? जिस तरह से भी आपने लाइक्स की बात की कि आपको खुद ब खुद जो है आप तक एक व्यूज़ पहुंच जाते हैं कि कितना आपके गाने को सराहा जा रहा है और क्या कुछ आपको आगे करने की ज़रूरत है। तो कितना इम्पॉर्टेंट है एक कलाकार के लिए एक सोशल मीडिया? सोशल मीडिया में बहुत बड़ा माध्यम है हमारे पास इस वक्त, क्योंकि हम उस दौर से गा रहे जब डीवीडीज चलती थी। हाँ जी, उससे पहले भी हम जब सुनते थे तब कैसेटें चलती थी। हाँ जी,
उस टाइम के ज़माने से हम सुनते सुनते देखा है हमने, लोगों तक पहुंचाने के लिए बहुत मुश्किल होता था। एल्बम लोग खरीद के जाते थे सीडीज में, उस टाइम लोगों की पॉपुलैरिटी इतनी नहीं होती थी, लोगों को जानते नहीं थे। लेकिन जब वीडियो आने शुरू हुए तो उस तरह धीरे धीरे वीडियो सीडीज़ का ज़माना आया, तो उसमें जानना शुरू किया तो लोगों तक पहुँचना शुरू हुआ। जिनके घर में टीवी था वो भी, बाकी नॉर्मल लोग तो देख नहीं सकते, लेकिन आज की डेट में तो हर इंसान के पास फ़ोन है, सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया का बहुत बड़ा योगदान है। अब कोई भी गाना हम गाते हैं, तुरंत अगर अच्छी बात होगी, उसमें कोई चलने वाला होगा, कोई इंस्पिरेशनल सॉन्ग होगा या कुछ भी लोगों को पसंद आएगा, तो शेयरिंग आती है, उसमें लोग जानते हैं। अब मेरा गाना अगर 35-40 लोगों ने देखा तो 35-40 लोग मेरी शक्ल को पहचानते हैं दूर से कि भाई ये वही आदमी है जिसने गाया है। पहले ऐसा नहीं होता था। तो बिल्कुल सोशल मीडिया का बहुत बड़ा हाथ है हमें आगे बढ़ाने के लिए। जितने भी आज के डेट में हम शोज़ कर पा रहे हैं या कुछ भी कर पा रहे हैं, कहीं शोज़ होता है वहाँ पे लाइव होता है, यूट्यूब से लाइव होता है, फेसबुक से लाइव होता है, सभी जगहों से लाइव होता है, तो वो लोगों तक पहुंचता है, तो हमें दूसरी जगह भी बुलाया जाता है। बिल्कुल। जो आपने लाइव की बात की, तो वो लाइव का एक्सपीरियंस किस तरह का रहता है, क्योंकि आप लोग स्टेज शोज़ वगैरह काफ़ी कुछ करते रहते हैं, तो ऐसे में लाइव में आपको जो है व्यूज़ एकदम से मिलने शुरू हो जाते हैं, तो एक कलाकार के तौर पर उसे आप कैसे लेते हैं? लाइव का अगर एक्सपीरियंस की बात करूँ मैम, लाइव का एक्सपीरियंस रिकॉर्डिंग से बिल्कुल अलग है, क्योंकि रिकॉर्डिंग में तो आपको रीटेक मिल जाता है, जो भी गाना आपने की वहाँ पे तो आपका प्यूरिफाई किया जाता है आवाज़ को। लेकिन जब आप लाइव गाते हैं तो वहाँ पे आपने एक बार जो निकल गया मुंह से वो वैसा ही देखना पड़ेगा, क्योंकि ऑडियंस को प्रोस दिया है, वो प्रोस दिया है। तो वहाँ पे लाइव में ऑडियंस का बहुत अच्छा अगर रिस्पॉन्स रहता है तो आपको और पॉजिटिव वाइब्स आती है कि भाई नहीं अच्छा चल रहा है, तो और भी अच्छा प्रोग्राम रहता है। लेकिन अगर कई बार ऐसा होता है कि भाई लोग शांत बैठे हैं, फिर ऐसा लगता है कि बैठे क्यों हैं, मैं क्या अच्छा नहीं गा रहा हूँ, तो ये सब चीज़ें रहती हैं मैम लाइव की। पर लाइव का एक अलग ही तजुर्बा है, लाइव का एक अलग इंजॉय है। जी, स्टेज शोज़ की आपने बात की है, तो थोड़ा उसके बारे में और जानना चाहेंगे कि आप काफ़ी जगह पर जो जाकर हैं प्रोग्राम्स करते हैं, तो किस तरह का जो है आपको एनवायरनमेंट मिलता है, लोगों की प्रतिक्रिया तो आपको पता चल ही जाती है कि किस तरह से लोगों का रुझान है, कैसा वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं आपको गाने को, और जो आपके साथ सह कलाकार होते हैं उनका किस तरह से आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है, एक नया एक्सपीरियंस होता है, नई नई जगह आप जाते हैं, तो वो ज़रूर हमसे शेयर करें। लाइव का अगर बात करें तो हिमाचल, ऑल ओवर हिमाचल 12 डिस्ट्रिक्ट में हम लोग शोज़ करते हैं। जितने भी बड़े बड़े मेले, मंडी शिवरात्रि से लेकर अभी हाल ही में मुझे मंडी शिवरात्रि भी जाना है, तो लवी हो गया, समर फेस्टिवल शिमला हो गया, तो सारे ही जितने भी इंटरनेशनल फेयर्स हो, कोई भी डिस्ट्रिक्ट लेवल के सब फेयर्स हम लोग करते हैं। तो लोगों का अलग अलग हर जगह की ऑडियंस आपको मिलती है। शिमला की ऑडियंस कुछ और होगी, शिमला में टूरिस्ट वगैरह रहते हैं तो उनको लिए उस तरह के उनको अलग सा कल्चर सुनने को मिलता है, वो कईयों को समझ नहीं आता। इवन एक किस्सा सुनाऊं मैं आपको, 3 साल पहले मैंने समर फेस्टिवल में जब गाया था तो मैं नाटी गा रहा था, तो वहाँ पे एक ऑडियंस में लोग थे, वो सामने से देख रहे थे मुझे कि भैया क्या, उन्हें समझ नहीं आ रहा था, वो हरियाणा से थे, उन्हें कि भाई क्या गा रहा है। लेकिन जब मैं स्टेज पे परफॉर्मेंस करने के बाद उतरा, वो पर्सनली मुझसे मिले तो उन्होंने कहा कि भाई जो आपकी एनर्जी थी, जो आप गा रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था, कहते हैं, लेकिन मुझे समझ कुछ नहीं आया कि मुझे मतलब बताएंगे। तो मैंने उनको एक्सप्लेन करके थोड़ी चीज़ें जो भी हो सकते थे वो मैंने उन्हें बताई। फिर जितने भी हमारे ऑल ओवर हिमाचल उत्तराखंड में मतलब ऑडियंस है, हर चीज़ें जितने भी शोज़ करते हैं, हर जगह का एक्सपीरियंस अलग है, बहुत मतलब लोगों का प्यार मिलता है तो हम प्यार से गदगद हो जाते हैं। जी, आप इस तरह से इतनी खूबसूरत जो है आपकी प्रस्तुतियाँ रहती है, मुझे लगता है हर कोई आपको सराहता है और हर कोई आपको सुनना चाहता है। बात करें हमारे दूरदर्शन परिवार की, तो दूरदर्शन परिवार के साथ भी आपका एक अटूट नाता रहा है, बहुत समय से रहा है, कई बार कई कार्यक्रमों में आप यहाँ पर प्रेजेंटेशन दे चुके हैं, तो किस तरह का आपका पूरा एक्सपीरियंस रहा है? दूरदर्शन की बात करें तो शायद पिछले 5-6 सालों से मैं दूरदर्शन के साथ जुड़ा हूँ, शायद ज़्यादा हो गया हो। तो दूरदर्शन की पूरी टीम का मुझे बहुत प्यार मिलता है। मैं धन्यवाद करता हूं दूरदर्शन का, जिन्होंने हमेशा ही मतलब छोटे से लेकर बड़े कलाकार, छोटा बड़ा कलाकार वैसे होता तो कोई नहीं है, कलाकार कलाकार होता है, लेकिन जब शुरुआती दौर हो तो हम अपने को कहते हैं कि हम छोटे कलाकार हैं जी। तो हमें आप लोगों ने एक प्लेटफॉर्म दिया है, तो आप सभी का धन्यवाद, पूरी टीम का धन्यवाद जी। आपने जो दूरदर्शन के लिए नववर्ष पर एक बहुत ही सुंदर जो गीत है वो प्रस्तुत किया था, हम चाहेंगे कि हमारे दर्शक उस गीत का आनंद लें, तो आइए उस गीत को देखते हैं।
बहुत ही खूबसूरत आपका ये गाना था। डोनी जी, क्या आपको अगर हम कहें कि अपर शिमला के ही जिस तरह से आप पहाड़ी गाने गाते हैं वही पसंद है, या आपको लोअर बेल्ट के जो गाने हैं वो भी गाने का शौक़ है, और इन फ्यूचर आप उम्मीद करते हैं कि बॉलीवुड के गाने भी आपको गाने का जब मौका मिले तो आप ज़रूर वहाँ जाएँ? अगर मैं बात करूं अपने पसंदीदा गीतों की, तो मैं पारंपरिक गीत सुनते आया हूं, तो मुझे अपनी संस्कृति से जुड़े रहना अच्छा लगता है। अपनी संस्कृति के गाने अच्छे लगते हैं सुनना या पसंद करूं। इवन मैं गज़ल्स बहुत ज़्यादा सुनता हूं। अगर बात करूं कि भाई बहुत आगे जाने की या कहीं बड़े लेवल पे, हिंदी गाने में गा ही नहीं सकता। मुझे लगता है कि जो चीज़ मुझे आती नहीं है उसमें, क्योंकि इंसान को अपना पता होना चाहिए। मैं नहीं गाता हूँ हिंदी गाने, जो भी है मैं अपनी संस्कृति से जुड़े जितने भी गाने ये गाता हूँ, तो इसी में अपना भविष्य है, जो भी है अब जितना है जितना लोग प्यार देंगे तो यही सब चीज़ें हैं। जी, आपका एक ही मकसद है, हम कहें कि लक्ष्य है कि अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाना है, और जिसमें आप खुद कंफर्टेबल फील करते हैं उन्हीं गानों के साथ आप आगे जाना चाहते हैं। डोनी जी, जिस तरह से आपका नाम जो है उसमें भी एक रहस्य छुपा है, क्योंकि मुझे लगता है जो आपको अच्छे से जानते हैं लोग, उन सभी को पता है कि आपका नाम जो है वो पवन कुमार है। तो ऐसे में ये पवन कुमार से डोनी चौहान बनने का जो सिलसिला है वो कैसे हुआ? एक तो आपकी पब्लिसिटी जो आप बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुए, एक वो रीज़न रहा, और क्या कारण रहा कि आपने अपना नाम जो है कलाकार के रूप में डोनी रखा? डोनी चौहान के पीछे इतना बड़ा कोई ऐसा रहस्य या कोई ऐसा रीज़न नहीं है। मेरे पिताजी ने मेरा नाम रखा था डोनी जी। तो बचपन से ही सब मुझे डोनी डोनी बोलते आए हैं। डोनी डोनी, स्कूल में जो भी बच्चे थे पूरा सर्कल बोलते थे। पवन नाम से मुझे सिर्फ टीचर्स बुलाते थे जी। वो चाहे कॉलेज की बात करें चाहे स्कूलिंग की बात करें। तो जब मैंने म्यूज़िक के सफ़र शुरू किया तो मुझे लगा कि भाई मुझे कितना गाना है। वो शौक़ में, मैंने आपको बताया कि शौक़ में शुरू किया, तो मुझे लगा कि डोनी मैं अपना नाम रख देता हूँ तो हमारा सरनेम चौहान रहता है। तो मैंने डोनी चौहान एल्बम में नाम दिया। तो धीरे धीरे गाना इतना ज़्यादा पॉपुलर होने शुरू हो गए, फिर मुझे लगा कि अगर मैं अब चेंज करूंगा नाम, अगर मैं पवन पे शिफ्ट हो गया तो फिर लोग सर्च करेंगे कि पवन कौन है अब। तो मुझे लगा कि जब डोनी चौहान हो गया तो मैंने इसी को आगे बढ़ाया। इवन कभी शोज़ वगैरह रहते, पेमेंट के इशू आए हैं इसमें बीच में, क्योंकि नाम तो अपना जो चेक मिलता था वो तो आपके नाम से कटेगा, तो कोई बैंक अकाउंट में नाम नहीं है, फिर भी परेशानी हुई। फिर मुझे मेंशन करना पड़ा अपना नाम ना, पूरा जितना हमारी जो भी कोटेशंस जाती हैं उसमें नाम मेंशन करके फिर जाके हमारा ये सॉल्व हुई है चीज़ें जितने, बस यही रीज़न है, ऐसा कोई ऐसा है। तो हम कह सकते हैं ये नाम आपके पिताजी ने जैसे आपको नाम दिया, और उनके आशीर्वाद के रूप में आज ये नाम इतना ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है। माता पिता के आशीर्वाद से आज है जो कुछ भी कर पा रहे हैं, ये उन्हीं का सब आशीर्वाद है जी। डोनी जी, जिस तरह से हम देखते हैं कि युवाओं के बीच आप बहुत ज़्यादा पॉपुलर रहते हैं, जितने भी युवाओं के कॉलेज या किसी तरह के कार्यक्रम होते हैं उसमें आप जो है अपना समय ज़रूर निकालते हैं, तो इसका कोई विशेष कारण? विशेष कारण एक तो मैं कहूँ कि अपनी शौक़ है मुझे, कि मुझे लोगों से जुड़े रहना अच्छा लगता है। कहीं भी अगर मैं गांव जाता हूँ तो गांव में जब माहौल रहता है, जैसे अपने अपने आज के समय में टाइम तो किसी के पास नहीं मिलता है, लेकिन जब भी मैं घर जाता हूँ तो मुझे घर में जो भी दिखता है मैं सबको बुला के इकट्ठा ना एक मंडली से बना लेते, और वहाँ पे बस वैसे गॉसिप से चलता रहता है हमारा। तो मुझे लोगों से जुड़े रहना अच्छा लगता है। बाकी ये तो प्रोफेशन है अब हमारा, तो हम जुड़े रहते हैं, लोग हमें बुलाते हैं, बहुत प्यार मिलता है, तो मतलब एक अलग ही एक्साइटमेंट होती है कि कॉल आ गया शो के लिए, तो भैया आपको पहुँचना है वहाँ पे। तो बस वही सब चीज़ें मैम, उसमें बहुत इंजॉय करते हैं हम अपने लाइफ को जी। और आज के युवाओं का रुझान आप कैसे देखते हैं, स्पेशली अगर हम बात करें लोकगीतों की तरफ? लोकगीतों की तरफ लोगों का काफ़ी रुझान है। पहले अगर बात करें बीच का समय जब आया था, जब सीडी से एकदम पेन ड्राइव की ओर लोग मुड़ रहे थे, तो थोड़ा सा कम हो गया था क्योंकि लोगों को कल्चर का नहीं लग रहा था। लेकिन जब से सोशल मीडिया ज़्यादा चला है तो उससे लोगों को अपनी संस्कृति, क्योंकि रील्स वगैरह जैसे बनते हैं तो उसमें सभी लोग हैं, सभी जो घर में अपना छोटी छोटी एक्टिंग किया करते थे, अब वो एक प्लेटफॉर्म मिला है उनके, वो अपनी संस्कृति से जुड़ा रहना चाहते थे। हर लोग जुड़े रहने चाहते थे लेकिन नहीं जुड़ पाते थे, क्योंकि हर एक तो एल्बम में आप नहीं कर सकते। लेकिन अब जितने भी हमारे गाने उस पर रील्स बनती है तो लोगों तक पहुंचता है, गाना पहुंचता है, लोग हर इंसान पहुंचता है, तो एक दूसरे को जानने का मौका मिलता है और संस्कृति को जो बढ़ावा मिल रहा है तो हमें तो खुशी होती है इससे। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप उन उभरते हुए कलाकारों को जो आपकी तरह आगे बढ़ना चाहते हैं और अपनी संस्कृति को और ज़्यादा सहेजना चाहते हैं? उनके लिए मेरा एक ही संदेश है, मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, निराशा बिल्कुल जीवन में ना लाए,
क्योंकि हमने खुद निराशा देखी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, सबका समय आता है। तो आप जुड़े रहें, आगे करते रहें और लोगों के बीच आएँ तो लोग आपको भी एक दिन ज़रूर पहचानेंगे। डोनी जी, आज आप कार्यक्रम में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत सारी हमारी शुभकामनाएं हैं आपके फ्यूचर के लिए। आप और ज़्यादा तरक्की करें और ज़्यादा पॉपुलर हों और अच्छे गाने लेकर आएँ हमारे लिए। और आज आप कार्यक्रम में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जाते जाते हम चाहेंगे कि आपकी जो मधुर आवाज़ है वो हम ज़रूर सुने। हमारे दर्शक जो है इसी संगीत के साथ जो है आज कार्यक्रम से विदा लें। सभी दूरदर्शन परिवार का धन्यवाद जो मुझे इतना प्यार देते हैं, आप सभी का। और आप सभी के लिए, हमारे दर्शकों के लिए 2 लाइंस में ज़रूर गाऊंगा। हो लगा ढोलोरा ढमका मारा हिमाचलो बड़ा बाका, हो लगा ढोलोरा ढमका मारा हिमाचलो बड़ा बाका, बड़े मेहनती मानुओ एथिरे भगवानो किसानो, पैदा करो बोलो सेओ सब्जी खाओ हिंदुस्तानो, हो लगा ढोलोरा ढमका मारा हिमाचलो बड़ा बाका, हो लगा ढोलोरा ढमका मारा हिमाचलो बड़ा बाका।